हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पुंडित्स के लाइव मॉक का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और जैसे पिछली बार वाला जो पिछले वीक में लाइव मॉक 17 हुआ था उसमें अपन ने देखा था सेम वही चीज़ अपन यहाँ भी करेंगे कि मतलब कैसे क्वेश्चंस को स्किप करना है, एग्ज़ाम में क्या ऐसा मेथड लगाना है जिससे टाइम सेव हो जाए, क्वेश्चन जल्दी सिम्प्लीफाई हो जाए या फिर कौन-सा क्वेश्चन स्किप करना है, वो हर एक चीज़ अपन डिटेल में देखेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिएगा। पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टाउन है। अच्छा, एक मैं ये छोटी-सी बस आपसे उम्मीद रखूँगा, बाकी मैं कुछ भी नहीं चाहता आपसे कि भई आप अगर ये सॉल्यूशन देखने आ रहे हो तो या तो आपने पेपर दिया होगा या फिर आपने ये सारे क्वेश्चन्स देखे होंगे एटलीस्ट एक बार, ताकि अपन क्या करें यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में टाइम वेस्ट ना करें। बस अपन डायरेक्टली सॉल्यूशंस पे भिड़ जाएँ, बस इतना ही काम करना है अपन को, बाकी सब मैं समझा दूँगा। ठीक है? तो देखो, इसमें क्या बोला है कि एक मतलब टाउन है, उसकी पॉपुलेशन 2018 में दे रखी है। इसने बोला कि ये इंक्रीज़ कर जाती है 20% से और 2018 में फिर ये डिक्रीज़ कर जाती है। अब ये बोल रहा है टाउन की पॉपुलेशन क्या है? बहुत बेसिक सवाल है परसेंटेज का। छोटा-सा बस इसमें अब देखो 2-3 मेथड्स होते हैं हर एक सवाल के। जो आपके एग्ज़ाम में जल्दी स्ट्राइक कर जाए ना, आप वो अप्लाई करो और मैं देखो लगभग कोशिश करूँगा कि आपको मैं बेस्ट मेथड बता के चलूँ, 2-3 जो होंगे वो भी मैं शेयर कर दूँगा। तो देखो अभी इस क्वेश्चन में अब जैसे क्या करना है, भई 10,000 पॉपुलेशन थी। भई एक तो बहुत बेसिक है कि 10,000 पॉपुलेशन है, 20% से इंक्रीज़ हुई है तो मैं 120/100 कर दूँ। और फिर 20% से कम हुई है तो मैं 80/100 कर दूँ और मैं इसको सॉल्व कर लूँ। आराम से देखो 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कट जाएँगे, 12 8 96 और आगे 2 ज़ीरो लग जाएँगे। आप 96वाँ आंसर टिक कर दोगे। अब भई कोई चाहता है कि मैं थोड़ा-सा एडवांस्ड मेथड लगाऊँ, ये कर लो भई 20% से इंक्रीज़ हुई है, 20% से डिक्रीज़ हुई है। अपन ने देखा है कि जब भी सेम फ्रैक्शन से या फिर सेम परसेंटेज से कोई वैल्यू गिरती है और चढ़ती है, तो अपन एक फ़ॉर्मूला लगाते हैं, माइनस में a स्क्वायर अपॉन 100 लगाते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी 400 बटे 100 करेंगे तो 4 आएगा, यानी -4% हो गई अपनी वैल्यू। तो भई मैं 10,000 का 4% कम करूँगा तो 96 आ जाएगी। एक मेथड ये भी है। या फिर आप एक मेथड इसमें क्या लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला, उसमें एक वैल्यू प्लस 20 होगी, एक माइनस 20 होगी। पहले वाला प्लस 20 और माइनस 20 तो कट जाएँगे। फिर क्या आएगा, माइनस 20 इंटू 20 यानी 400 बटे 100, इवेंचुअली इसमें भी माइनस का 4% ही आएगा जो 96 आएगा। वेरियस मेथड्स बता दिए हैं, जो एग्ज़ाम में क्लिक करे वो अप्लाई करो और आंसर निकालो। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करेंगे? देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे, कि भई जैसे उन्होंने ये इक्वेशन लिखी 5a प्लस 6b और वो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, चीज़ों को काटेंगे, फिर इनका रिलेशन निकालेंगे। बिल्कुल नहीं करना है। एकदम से मतलब टाइम टेकिंग मेथड है और बकवास मेथड है। सबसे बेस्ट पता है अपन क्या करते हैं? देखो मैं बताता हूँ। अरे भई जब क्लियर कट दिख रहा है कि 5a प्लस 6b है, 5a माइनस 6b है, मैं इसको उधर ले जाता हूँ। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में आएगा, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। इधर पहले से क्या लिखा हुआ है, 5c प्लस 6d, भई ये वाली चीज़ इक्वल टू के उधर जाएगी, ये भी डिवाइड में आ जाएगी। अब अपन ने एक चीज़ पढ़ी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। भई जिसने पढ़ा है उसके लिए तो ऐसे मान लो कि लड्डू मिल गए हों, और जिसने नहीं पढ़ा है वो ऐसे समझ लो कि आपको बूंदी मिली है, आपको लड्डू बनाना पड़ेगा उसका, ठीक है? कुछ भी नहीं है, देखो मैं समझा देता हूँ, छोटा-सा मेथड होता है, समझ लीजिएगा। भई ऐसे होता है कि अगर मेरे को a अपॉन b बराबर c अपॉन d दे रखा है, तो एक कंपोनेंडो डिविडेंडो छोटा-सा अपना एक मेथड होता है। उसमें अपन क्या करते हैं कि a अपॉन b दे रखा है, तो इसमें a प्लस b अपॉन a माइनस b लिख सकते हैं और c अपॉन d मतलब इधर वाली साइड में c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिख सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। सेम चीज़ अप्लाई करेंगे भई, जैसे देखो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिखा है, यानी मैं इसे c अपॉन डी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इतनी सी छोटी-सी चीज़ है। यानी मैं इसे क्या लिख a प्लस बी अपॉन a माइनस बी को अपन क्या लिख रहे थे? a अपॉन b, यानी क्या आ जाएगा ये 5a अपॉन 6b। अब इधर क्या होगा? ये आ जाएगा 5c अपॉन 6d। छोटा-सा मेथड है। अब देखो क्या होगा, 5 अपॉन 6 से 5 अपॉन 6 कैंसल हो गया। a अपॉन b बराबर c अपॉन d, a अपॉन b बराबर c अपॉन d, c ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना पेन चलाए बिना 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को टिक कर सकते थे अपन, अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो क्लिक कर जाए तो। ये सब कुछ तो समझाने के लिए एक ड्रामा किया है बस अपन ने, बाकी अपन इसको देखते और डायरेक्टली टिक मार देते, इतना ही था बस। ठीक है भाई, सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाओ। एक शॉपकीपर है, वो 10% तो इन्वेस्टमेंट अर्न करता है और 20% लूज़ कर जाता है अलग इन्वेस्टमेंट पे, और दोनों इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो दे रखा है इसने 3:4। भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है तो मान लो इन्वेस्टमेंट को 300 और 400। 3:4 था, मैं कुछ भी मान सकता हूँ मेरे वैल्यू के लिए। अब रेशियो नहीं रहा, ये वैल्यूज़ बन गई। अब भाई 300 वाले पे तो उसने 10% कमाया। 10% कमाया यानी ये कितना हो गया, 110/100। भाई मैं डायरेक्टली इसे 330 भी लिख सकता हूँ, अगर थोड़ी-सी कैलकुलेशन मेरी फास्ट है तो।
कोई दिक्कत नहीं है वरना ऐसे कर लेंगे। अब 400 वाले पे इसने क्या किया 20% लूज़ किया है, तो इसको आप 80/100 लिख दोगे। ये कितना आ जाएगा 320। अब ये क्या बोल रहा है कि कंबाइंड लॉस कितना हुआ है? भई पहले मेरी चीज़ 400 और 300 700 की थी। अब मेरी चीज़ कितनी बन गई? ये इनको जोड़ेंगे तो 650 आ जाएगा। भाई मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगले ने खुद ने दे रखा है लॉस। कितना हो रहा है? बस यही तो पूछ रहा है। देखो 50 का लॉस हो रहा है। कितने पे? 700 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब देखो अगर थोड़ा-सा आप एडवांस सोचो, एक स्टेप आगे तो आपको ये 100 और ये डबल ज़ीरो लिखने की नीड ही नहीं थी क्योंकि पता था वो कटेंगे अगले स्टेप में। 50/7 अपना आंसर आ जाएगा, अपन टिक करके आगे बढ़ जाएँगे। यही होता है बस देखो ना कोई ट्रिक होती है इस दुनिया में, ना कोई ऐसा मेथड होता है जो जल्दी आंसर दे दे। बस अपन क्या करते हैं बीच की स्टेप्स खा जाते हैं, उसी को अपन ट्रिक का नाम दे देते हैं। ठीक है? तो अब मैं अगर यहाँ पे ये 2 चीज़ें नहीं लिखता, उतना टाइम सेव हो जाता, उतना अपन जल्दी टिक कर लेते। यही करना है बस अपन को और ये चीज़ किससे आती है? प्रैक्टिस करने से आती है। सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा ये सारा काम। ठीक है? जल्दी और कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन करना तो। इस क्वेश्चन में देखो, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जो 60 लीटर का है, ठीक है भई? इसके अंदर 10% पानी है, यानी कि बचा हुआ 90% क्या हो गया? दूध हो गया। अब ये चीज़ें साथ-साथ दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। इसने क्या बोला हाउ मच वाटर यानी कि पानी इसमें कितना ऐड किया किया जाना चाहिए कि जो वाटर है, वो 25% बन जाए। पहले 10% था पानी, अब ये बोल रहा है 25% बन जाए। भई इसने वाटर ऐड किया है, ये तो मतलब कन्फर्म है कि दूध ऐड नहीं किया, यानी अपन दूध पे खेलेंगे, दूध को सिम्प्लीफाई करेंगे, आंसर अपने आप वाटर की टर्म्स में आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। भाई पहले 60 लीटर था मेरा टोटल सॉल्यूशन, उसमें 10% पानी था, यानी 90% दूध था, ठीक है? अब इसने क्या बोला कि अब इसने कुछ पानी मिला दिया, यानी जो 60 लीटर वाला सॉल्यूशन था, वो कुछ बढ़ के कुछ हो गया होगा। मेरे को नहीं पता कितना हो गया, मैं एक्स मान लेता हूँ। एक लाइन में करना है ये, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है अलग-अलग इक्वेशन बना के, एक ही लाइन में। अब मेरा सॉल्यूशन एक्स लीटर हो गया, अब इसने क्या बोला उसमें पानी 25% होना चाहिए, यानी दूध कितना? 75%। 75% का मतलब 3/4 लिख दो, चाहे 75/100 लिख दो। अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे इन डबल ज़ीरो से तो ये दोनों कट गए, हाँ या ना? ये तो 3/4 है ही। 3 से इस 9 को काट दो 3 बार, 6 तिया 18, 18 इंटू 4 72। एक लाइन में अपन इसको सोल्व करके x बराबर 72 लिख सकते हैं। पहले मेरा सॉल्यूशन 60 था, अब मेरा सॉल्यूशन 72 बन गया, 12 बढ़ गया। मैंने दूध तो मिलाया नहीं, मैंने सिर्फ पानी मिलाया। 12 लीटर पानी मिलेगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ईज़ी है हर एक चीज़, बस आपको क्या है उसको इस हिसाब से फ्रेम करना पड़ेगा कि आप 1 या 2 लाइनों में उसको कंप्लीट कर सको। एक्सेल कर जाओगे बस इतना सही करना है, ठीक है? 5 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है नंबर ऑफ मेल और फीमेल दे रखे हैं डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन के अंदर, बार ग्राफ दे रखा है अपन को। ये पूछ रहा है कितनी ऑर्गनाइजेशन में नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो कम है नंबर ऑफ मेल से। अब भई इस क्वेश्चन में भी अगर कोई टाइम ले रहा है, तो वो बहुत मतलब गलत काम कर रहा है। देखो, इसने क्लियर कट दे रखा है, ये मेल हैं डार्क वाले और ऑरेंज कलर वाले फीमेल हैं। भई देखो यहाँ तो ज़्यादा है, इसने बोला कम किसमें है? इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। गिन के थोड़ी देखना है, ग्राफ देख लो भई ऊपर-नीचे किसका है, ऊपर-नीचे किसका है। घटाएँगे थोड़ी अपन डायरेक्टली दिख जाएगा 4 में कम है, 4 आंसर करके आगे बढ़ जाओ। इतना सा ही काम करना था बस, अगले पे आ जाते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर लेंथ ऑफ एबी और एसी दे रखा है। भई मैंने एबी से एक ट्रायंगल बनाया, ए, बी और सी, ठीक है? इसके अंदर इसने बोला एबी और एसी 12 और 10 दे रखे हैं। इसने बोला एंगल मेड बाय द साइड एबी एंड एसी यानी इन दोनों के द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो 30 डिग्री है। ये बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अरे भाई बहुत ईज़ी क्वेश्चन है देखो। देखो एरिया निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हेरोन्स फार्मूला है या फिर अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो अलग मेथड होते हैं। आइसोसेलेस के लिए अलग, इक्विलैटरल के लिए अलग। अब इस ट्रायंगल में 2 साइड और 1 एंगल दे रखा है। कुछ तो मतलब होगा उस चीज़ का। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में डायरेक्टली क्लिक करनी चाहिए कि भई मैंने 2 साइड देखी, 1 एंगल देखा, मेरे को डायरेक्टली एरिया का फ़ॉर्मूला याद आ जाना चाहिए 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ए। साइन के टर्म्स में एक अपना एरिया का फ़ॉर्मूला होता है, वो मैंने लिख दिया। अब अगर मान लो ये और ये साइड दे रखी होती तो 100% है कि उसको ये एंगल देना पड़ेगा, तो भी अपन एरिया निकाल सकते हैं। तब ये साइड और ये एंगल ले लेंगे। बस इतना सा काम करना है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये बस आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। 12 इंटू 10 इंटू अब साइन ए लिखने की नीड नहीं है। साइन 30 डायरेक्टली लिख दो 1/2 होता है ना? ये 4 बन गया, ये 3 बन गया, 30 मेरा एरिया आ जाएगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला कि एक शॉपकीपर है वो 3 स्कीम्स दे रहा है, बस ये पूछ रहा है कि लोवेस्ट डिस्काउंट परसेंटेज कौन-सी स्कीम में है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, भाई 9 चीज़ें खरीदने पे 1 चीज़ फ्री मिलती है, यानी कि टोटल तो 10 चीज़ें खरीदी गई दुकान के यहाँ से, 1 मेरे को फ्री मिली, यानी 1/10 इंटू 100 करूँगा,
तो ये एक्चुअली में 10% आ जाएगा। तो मैं ये सब ना लिख के 10% का ऑफर मिल रहा है मेरे को वो लिख दिया मैंने। मैं सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। भई मैंने 7 चीज़ें खरीदी और मेरे को 8 मिली। 1 चीज़ फ्री मिली, कितने पे? 8 खरीदने पे। यानी 1/8 गुणा 100, 100/8 करेंगे, एक्चुअली में 12.5% आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12.5%। अब भई ये कैलकुलेट करके काटना नहीं है, डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 1 सेकंड में लिख दिया अपन ने। अब यहाँ आओ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 20 और 15 की। या तो फ़ॉर्मूला लगा लो a + b + ab अपॉन 100 वाला, या इसको सॉल्व कर लो। जैसे भी आपका बेटर लगे कर लो। अपन फ़ॉर्मूला लगा लेते हैं। फ़ॉर्मूला क्या होता है? भई डिस्काउंट दिया है 20 का, 15 का और माइनस 20 इंटू 15 300 और बटे 100। ये कितना बन गया? 35, 35 माइनस 3 32% का डिस्काउंट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है भई। ये माइनस माइनस प्लस भी कर सकते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर समझ गए हैं बस अपन कि 32% का डिस्काउंट देगा ये। अब इसने मेरे से क्या पूछा था कि सबसे लोवेस्ट डिस्काउंट कौन-सा है? भई सबसे कम डिस्काउंट तो ये वाला दे रहा है 10% यानी स्कीम नंबर 1। आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी अपन को, ईज़िली आंसर आ गया। बस ये चीज़ें अब समझनी पड़ेंगी कि इसमें एक क्लियर लिख के दे दिया इसने कि 1 फ्री है। इसमें मैंने दिमाग लगा लिया कि भई 7 लेने पे 8 मिल रही है यानी 1 फ्री मिल रही है। इतना सा काम करना है बस। आ जाओ 8 नंबर पे। एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये पूछ रहा है। अब देखो, जब-जब अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कुछ भी ऐसा पूछेगा, तो अपने पास में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन बन गई। तो भई ये निकालो इससे। अब निकलेगा कैसे? मेरे को एक चीज़ छोटी-सी पता है। अब देखो हर एक चीज़ के अंदर टाइम सेव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी। भई एक्स बराबर 9 माइनस 4 रूट 5 है। सॉरी। अपन को ये पता है कि अगर इसका स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर करूँ और उनका अंतर 1 आता है। देखना मैं कर रहा हूँ, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80। अगर इनका अंतर 1 आता है तो मैं डायरेक्टली 1 अपॉन x को 9 प्लस 4 रूट 5 लिख सकता हूँ। भाई अगर कोई बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया है या फिर अलजेब्रा जिसने सोल्व किया है वो ये चीज़ जानता होगा। जिसने नहीं किया वो थोड़ी-सी एक स्टेप की मेहनत कर लेगा कि भई मेरे को x ये दे रखा था, 1 अपॉन x निकालना था, मैं ऐसे लिखूँगा 1 अपॉन x, रैशनलाइज़ेशन करेंगे तो सॉरी ये आ जाएगा 9। अरे! सॉरी 1 सेकंड इसको मिटा ही देते हैं यार। ये हटेगा, यहाँ पे अपना क्या आएगा, इसका साइन बदल जाता है, 9 प्लस 4 रूट 5 और अपॉन में 9 प्लस 4 रूट 5। अब देखो फिर a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 80 आएगा, 1 आएगी, नीचे वैल्यू 1 बन गई, 9 प्लस 4 रूट 5 आ गई वैल्यू तो। भई मैंने ये काम यहाँ पे 1 स्टेप में किया, 1 स्टेप बढ़ा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब ये चीज़ सीख लो, दिमाग में आ जानी चाहिए ये चीज़, ठीक है भई। इतना क्लियर हो गया। अब देखो मेरे को तो x प्लस 1 अपॉन x चाहिए, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा। मैं इनको ऐड करता हूँ, तो मेरे को लिख के अब ऐड करने की नीड नहीं है। आप यहीं पे ऐड कर लो। आपको पता है इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 18 आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि जब भी मैं यहाँ से ये वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरा फ़ॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 2 घटाएँगे 322 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। चीज़ें बस अपन को क्या है, ध्यान में होनी चाहिए। अब मेरे को जैसे ये चीज़ दिखते ही क्लिक कर गया कि मैं इससे 1 अपॉन x निकालने की कोशिश करूँ। ये निकलेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भई 9 नंबर पे आ जाते हैं। बेसिक सवाल है, कैलकुलेशन करवा रहा है, बोर्ड मास का यूज़ करना है। पहले छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होके फिर डिवाइड कर लेंगे। बहुत ईज़ी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। भई 26/5 आएगा, भाग, ये बन गया 7/2। भई एक लाइन लिख ही रहे हैं, तो ये सेम उतारने की बजाय ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल के लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है? तो अब ये क्या आ जाएगा 5/6 और माइनस में अब देखो, अब एक चीज़ बताता हूँ इसमें, भई ये चीज़ लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली इनका एलसीएम लिख देता हूँ यहाँ पे। 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। 60 भी लिख सकते हैं। जो जल्दी क्लिक करे वो चीज़ लिखो बस, ठीक है? इतना करना है। भई 5 से 30 6 बार यानी 18, ये 3 बार और ये 8 बार। तो 18 में से 8 गया 10, 10 और 3 13, 13/30 आ गया। मैं इस चीज़ को गायब करके यहाँ ही लिख देता हूँ 13/30। अब मैंने आपको एक चीज़ बहुत बार बताई है कि अगर आपको टाइम बचाना है ना, तो आप इनको एलसीएम मत लो, इनके डिनोमिनेटर है उसको सेम बना लो। तो भई ऊपर और नीचे 5 से गुणा कर दो, तो ये 25 बन गया, ये 30 बन गया। अब देखो मेरे को एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली 25 में से 13 घटा के 12/30 लिख सकता हूँ। ये चीज़ सॉल्व करने पे क्या आ गई 12/30। अब फिर इनका एलसीएम लेंगे तो भई 30 एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगी। मैं एलसीएम को मतलब डिनोमिनेटर को सेम बना लूँगा, तो 15 से गुणा करना पड़ेगा। लिख लेते हैं 26/5 भाग, अब 15 इंटू 7 क्या होता है? 105, 15 दूनी 30 होता है, माइनस 12/30। 105 में से 12 घटाना है, बटे 30 करना है। और अब देखो मैं उसको गुणा करके डायरेक्टली लिख दूँगा, बताता हूँ कैसे।
भाई 105 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 93 बचेगा, 93 बटे 30 आएगा, तो मैं 30 बटे 93 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 30 कट गया 6 बार, 3 से काटेंगे इसको 2 बार, 3 से इसको काटेंगे 31 बार, 26 दूनी 52 बटे 31 मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हर एक-एक स्टेप में मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी जिससे मेरे कैलकुलेशन का टाइम कम हो। मैं यहाँ पे एलसीएम लेके टाइम वेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने सेम बना लिया, एलसीएम वाला गायब गायब कर दिया अपन ने। ठीक है, 10 नंबर पे आ गए। इसमें क्या बोला है कि 2 लाइन दे रखी हैं, ये और ये। इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। जब भी 2 लाइनों का मैं छोटा-सा एक आपको कांसेप्ट समझा देता हूँ भई, साथ-साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, कि जब भी 2 लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यानी कि एक हल होता है, एक सॉल्यूशन होता है, तो वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। अगर उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, वो हर जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। और जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो पैरेलल लाइन होती है क्योंकि वो कहीं काटती ही नहीं है। तो अब अपन ने क्या देखा, ये एक जगह काट रही है। यानी कि इन दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे, तो ये एक सॉल्यूशन देके जाएँगे अपन को एक्स और वाई के टर्म्स में। निकाल लेते हैं अपन वो वाला, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 और ये आ गया माइनस 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। मतलब मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा जैसे बड़ा या अटपटा लग सकता है बाय चांस आपको। और एक चीज़ और, अभी तक एक भी क्वेश्चन जो पिछले अपन ने 10 क्वेश्चन किए हैं, उनमें ऐसा नहीं आया है, जो छोड़ने लायक है या फिर मार्क फॉर रिव्यू करने लायक भी है। एकदम ईज़ी चल रहा है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन में ऐसा मेरे को तो नहीं लगा है। जिसमें लगेगा, अपन उसको आराम से फुर्सत से टाइम देंगे। ये देख लेते हैं, इसमें क्या समझाया है वो बताता हूँ, कि 2 लाइन है, उन दोनों लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन है। अब पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस बतानी है इस यूनिक सॉल्यूशन के जो पॉइंट आएगा उसके और इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में। तो पहले भाई इन दोनों से अपन ये वाला पॉइंट निकालेंगे, फिर इन दोनों चीज़ों से ये पॉइंट निकाल लेंगे, वो बात की बात है। पहले ये देख लेते हैं। तो देखो भाई, क्या करना है? इन दोनों को सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए क्या मेथड होता है कि या तो इसमें से x की या y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, वैल्यू पुटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, या एलिमिनेशन लगा लो कि इन दोनों को काट दो, काटना बेटर है। मैं इस इक्वेशन को माइनस करूँगा तो साइन बदल जाएगा सबका। ठीक है भाई, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 8, x की वैल्यू आ गई 2। x अगर 2 मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो y इज़ इक्वल टू 8 आ गया। यानी मेरा पॉइंट आ गया 2,8। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब दूसरी साइड आओ। इसने बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का और x एक्सिस का। भैया आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ठीक है? इस पे x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है कि y 0 होता है हमेशा। क्योंकि भाई मैं ऊपर नीचे तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो y मेरा हमेशा 0 रहेगा। अगर y मेरा 0 रहेगा, तो मैं y 0 यहाँ रखूँगा तो x 10 अपने आप आ जाएगा। यानी मेरे को मेरा दूसरा पॉइंट भी मिल गया 10,0 क्योंकि अपन x, y लिखते हैं, तो 10,0 आ गया। अब मेरे पास में 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा। क्या मैं दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी नहीं निकाल सकता? मेरे को तो डिस्टेंस फ़ॉर्मूला पता है। क्या होता है डिस्टेंस फ़ॉर्मूला? अंडर रूट में x2 माइनस x1 लिख देता हूँ भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान फ़ॉर्मूला है। तो देखो, क्या आएगा भाई? 10 माइनस 2 का स्क्वायर। डायरेक्टली लिख दूँ? 10 माइनस 2 लिखने की नीड नहीं है, 8 का स्क्वायर। 0 माइनस 8 यानी माइनस 8 का स्क्वायर, वो भी प्लस के 8 का स्क्वायर ही बन जाएगा। ये क्या बन गया? 2 इंटू 8 का स्क्वायर और इसका रूट। कैसे कर लो, 64 और 64 कर लो, चाहे ऐसे कर लो। अब 8 के स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो 8 तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। कैसे भी कर लो भई, 8 रूट 2 आंसर ही आना है। 8 रूट 2 कैसे नहीं दे रखा? ये 8 रूट 2 ही है, 8 बटे 2 कुछ नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है? 8 रूट 2 आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। 8 रूट 2 अपना आंसर आ गया, सी ऑप्शन सही हो गया। चल लेते हैं 11 नंबर पे। नंबर ऑफ मेल और फीमेल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में दे रखे हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए एंड डी, मतलब ए और डी में फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ए और डी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स निकाल लो। तो ए की फीमेल हो गई 300 और डी की फीमेल हो गई 200, यानी 500 आ गई। और अब ये इसका रेशियो किससे पूछ रहा है? मेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी एंड डी। तो बी और ई में मेल, भाई यहाँ तो 325 है और यहाँ 150 है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 475 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। बताओ, कोई सवाल थोड़ी है यार ये। 25 से काटेंगे 20 बार, 25 से काटेंगे 19 बार, 20 बटे 19 आ गया, टिक करके आगे बढ़ो। एक लाइन के अंदर सोल्व। ये क्या अपन को इसमें ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछ रहा है। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला होता है। 4 फ़ॉर्मूले होते हैं। जब भी भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ दिख जाए, चारों फ़ॉर्मूले दिमाग में स्ट्राइक कर जाने चाहिए और चारों का यूज़ केस अलग-अलग होता है। मैं चारों फ़ॉर्मूले एक बार आपको दिखा देता हूँ और एक बार उनको विज़ुअलाइज़ करने की कोशिश करना कि क्या चीज़ है ये, ठीक है? अगले पेज पे चलते हैं। ये देखो, मैंने ये फ़ोटो अपने टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, आप देख लेना और ये इस पीपीटी के साथ भी आ जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लेना इसको।
अब देखो इसमें क्या होता है कि भई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी बराबर 4 फ़ॉर्मूले होते हैं अपने पास में। मैंने चारों को याद करने का तरीका भी बताया हुआ है कि पहले 2 में तो a प्लस b प्लस c आता है, अगले दोनों में a प्लस b प्लस c अपॉन 2 आता है। अब देखो जब भी मेरे को बड़ी वैल्यूज़ दे रखी हों, भई 2000 जैसे मतलब वैल्यूज़ क्या होंगी 2001, 2002, 2003 आस-पास वैल्यूज़ होंगी या फिर जैसे होगी 750, 752, 755 2-2 3-3 के गैप पे भी हो सकती हैं। तो भई मैं 100% उसमें ये वाला फ़ॉर्मूला लगाऊँगा क्योंकि अगर मैं उनको घटाता हूँ तो 2-3 ऐसी वैल्यूज़ आएँगी और उनका स्क्वायर करना बड़ा आसान बन जाता है। ये आया भी था लास्ट वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था, तो अपन वहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। अब जैसे अपने क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा? भई ये दिख गया मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एबी माइनस बीसी माइनस सी ए। क्लियर कट दिख रहा है, पहला वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, ये कब करेगी? जब आपके फ़ॉर्मूले ध्यान में होंगे, ठीक है भई? फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फ़ॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। वैसे लिखने की तो नीड नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार लिख लेते हैं, अभी च क्योंकि एग्ज़ाम नहीं चल रही है अपनी, ठीक है? एग्ज़ाम में अब हम लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, अगली लाइन में सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी मैंने बोला पहले फ़ॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी आते हैं और बाद वालों में अपॉन 2 आता है। और यहाँ पे अब ये पूरी चीज़ ऐसे की ऐसे आ जाएगी, इसको बार-बार नहीं लिखते हैं अपन। अब देखिएगा, भई इसकी वैल्यू कितनी है 85 माइनस 3 टाइम्स एबीसी की वैल्यू कितनी है 25 बराबर में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5 और ये मेरे को निकालना है। भई 85 माइनस 75 10 बन गया, 10 और बराबर 5 ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 2 जो मेरे को निकालना था उसकी वैल्यू। 2 मतलब पहला ऑप्शन सही कर देंगे। ठीक है भई, आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। 13 नंबर, ए एक एक्यूट एंगल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक ए? भई रुक के देखिएगा, मेरे को पता है सबने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन में, टाइम सेव करेगी आपका। देखो कोट ए दे रखा है अपन को, कोट ए इज़ इक्वल टू 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कोट थीटा क्या होता है? भई ये याद रखना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, हर एक बच्चे को वैसे तो याद होता है, कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। अब है ना बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखते ही क्या करने लग जाते हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, अंधे हो जाते हैं और वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है, वो हाइपोटेन्यूस निकालने लग जाएँगे। पहली बात तो निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपन को पता होना चाहिए कि जब भी मेरे को p स्क्वायर माइनस 1 और 2p की फॉर्म में दे रखी हो, तो हाइपोटेन्यूस मेरी अपने आप p स्क्वायर प्लस 1 हो जाती है। पहली बात तो निकालने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। कर रहे हो तो इस तरीके से करना है। अब कैसे नहीं करना है? क्योंकि उसने मेरे से सेक थीटा पूछा है। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। भई बेस क्या है? 2p यानी कि अगर मैं सेक a निकालूँगा, तो ऊपर तो हाइपोटेन्यूस आएगा लेकिन नीचे क्या आएगा? बेस। बेस मेरा कितना है? 2p। अरे भैया जी ऑप्शन तो देखो, एक ही ऑप्शन में 2p दे रखा है, टिक करके आगे बढ़ जाओ। बिन बता मतलब पेन भी उठाने की नीड नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में तो। मैंने आपको कम से कम भी तीसरा या चौथा क्वेश्चन बताया जिसमें बिना पेन उठाए बिना अपन सॉल्व कर सकते थे। इतना टाइम सेव हो रहा है इस क्वेश्चन्स के अंदर अब देख लो। सही है भई। और अगर किसी को सोल्व करना है तो उसने हाइपोटेन्यूस ये निकाल लिया, p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन 2 पे आ जाएगा। और किसी को ये भी नहीं पता, तो भई वो इन दोनों में पाइथागोरस लगाओ और हाइपोटेन्यूस निकालो, फिर सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 14 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22? 22 में से 22 का मतलब क्या होता है? भई मतलब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कभी 88 दे देगा, कभी 99 लिख के दे देगा या फिर 72 दे देगा, तो इन नंबर्स को क्या है ब्रेक करना होता है। ये होता है 8 गुणा 11, ये होता है जैसे 9 गुणा 11, ये होता है 9 गुणा 8। तो अब इन दोनों चीज़ों के अपन सेपरेटली डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में 2 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएँगे क्योंकि ये 2 और 11 में टूटेगा। ठीक है भई? तो देखो, पहले तो मेरे को इतना पता लगा कलर चेंज करते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। भई ये वाला ऑप्शन तो कतई नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है? अब इनमें से कोई सा ऑप्शन होगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल जिनको पता है वो एक क्वेश्चन 1 सेकंड में उड़ा के आगे बढ़ जाएँगे, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो, फिर बचे हुए नंबर्स को ऐड करो अल्टरनेट को और उनका जो डिफरेंस है ना वो 0 या 11 या 22 ऐसा कोई नंबर आना चाहिए। समझ में नहीं आया होगा मेरे को पता है। अभी देखना, जैसे लिखा है 893002 मैंने क्या बोला, पहले अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो, 8 और 3 11 बना। अब बचे हुए अल्टरनेट को ऐड करो, 9 और 2 11 इनको घटाओ, तो या तो 0 आना चाहिए या 11 भाई मेरे 0 आ गया, यानी ये नंबर पक्का 11 से विभाजित होगा मतलब डिविजिबल होगा और ये 2 से तो हो ही रहा था, मतलब मेरा आंसर ये है, कन्फर्म है। लेकिन एक बार अपन अपनी 11 की डिविजिबिलिटी रूल को पक्का समझने के लिए इन दोनों में पे भी लगाएँगे। भई देखो यहीं कर लेते हैं, 6 और 4 10, 10 और 2 12 अब बचा हुआ को जोड़ो 5 और 3 8 भई 12 और 8 का अंतर तो 4 आ रहा है, मतलब ये 11 से नहीं होगा, कट गया।
6 और 5 11, 11 और 7 18 माइनस 4 3 7 और 2 9। इनको घटाया 9 आया, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन ही वैसे ही एक बच रहा था, आंसर तो पहले ही आ गया था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ गए हैं, दिमाग में रखना आज के बाद में, बहुत बार क्वेश्चन आता है। 15 नंबर पे आ जाते हैं। ए और बी एक काम को 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। ए ने 6 दिन में किया, बी ने 8 दिन में किया, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी की मदद से, यानी कि ए और बी ने सी की मदद से काम को किया है 3 दिन के अंदर। अब इनका एलसीएम निकाल लो जिससे टोटल वर्क मिल जाए। तो 24 आ जाएगा, ये 4 बार आएगा, ये 3 बार और ये 8 बार। भई ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, तीनों की मिला के 8 है, इन दोनों की 7 है, तो सी की कितनी आ गई? 1 आ गई ना, ये 7 उधर से जाके घटा दिया अपन ने, सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि ₹1848 इन्होंने कमाए हैं। भई जितने भी रुपए ये लोग कमाते हैं ना, ये इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। और एक फ़ॉर्मूला, अगर मेरी क्लास लेने आ रहे हो, दिमाग में आपके होना चाहिए। इतना अच्छा राइम कर रखा है मैंने इसको, हर किसी को याद होना चाहिए। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? कि भई इस फ़ॉर्मूले का कि 1848 एक वैल्यू है, किसकी है? भई तीनों ने जो पैसे कमाए उसकी है। यानी कि 4, 3, 7 और 1 8 की, मतलब 8 की। मेरे को चाहिए किसकी? मेरे को सी का शेयर चाहिए। सी की वैल्यू क्या है? 1, यानी चाहिए किसकी मेरे को? मेरे को 1 सी की चाहिए। तो भई अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 8 से मैंने इसको काटा, 8 दूनी 16 और 2 बचा 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 231 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ईज़ी था, कहीं भी दिक्कत नहीं लगी, आराम से होने लायक था। अगले पे आ जाओ। और आज के पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टाइम टेकिंग था या स्किप करने लायक था। बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन्स भी जैसे ईज़ी है, मतलब एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। आगे जो आएँगे उन पे अपन ध्यान देंगे। अभी तक नहीं आया लेकिन ठीक है, अगले पे आ जाते हैं 16 नंबर पे। इसमें क्या बोला है कि द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 15 और 21। 2 सर्कल्स की रेडियस दे रखी है। भई ये छोटी है तो इसे R1 बोल दो, ये बड़ी है तो इसे R2 बोल दो। ये बोल रहा है एरिया ऑफ द क्लोज़ फिगर अपन को निकालना है जो इनकी बाउंड्रीज़ के बीच में एनक्लोज़्ड है। यानी एक्चुअली में पता है ये क्या पूछ रहा है कि एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, इनकी जो बाउंड्रीज़ के बीच में एरिया एनक्लोज़्ड है ना, इसका एरिया बताओ। ये निकालने के लिए छोटा-सा अपन को तरीका पता है एक, कि भई बाहर वाले का मैं एरिया निकालूँगा, उसमें से अंदर वाले का एरिया घटा दूँगा तो ये बच जाएगा। यानी बाहर वाले का एरिया पाई R2 का स्क्वायर, अंदर वाले का एरिया पाई R1 का स्क्वायर। आसान चीज़ है ये। अब मैंने इस फ़ॉर्मूले के अंदर से पाई कॉमन निकाला, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बच जाता है। अब ये चीज़ मैं हर बार नहीं करूँगा, मेरे ये दिमाग में ऑटोमैटिकली क्लिक कर जानी चाहिए चीज़। मैंने क्या किया यहाँ पे वैल्यूज़ रखी, 21 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब ये सोल्व करने मत बैठना भई, आसान है मेरे को पता है स्क्वायर्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि वैल्यूज़ हार्ड आ जाती हैं, थोड़ी बड़ी मुश्किल वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिनका स्क्वायर या तो क्लिक नहीं करता या फिर वो क्या है स्क्वायर करके घटाने में दिक्कत देगा। आसान क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नोटिस कर लिया मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी क्या आ जाएगा 21 माइनस 15 यानी 6 और 21 प्लस 15 यानी 36। अब देखो 36 इंटू 6 तो 6 का क्यूब दिख रहा है यानी 216 और आगे पाई आ जाएगा तो 216 पाई मेरा आंसर आ गया। बेहद ईज़ी था। 17 नंबर पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन किसी-किसी बच्चे को पहली बार में ऐसा लग सकता है कि मैं इसे छोड़ दूँ, क्योंकि वो ट्रेन वाले क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ट्रेन दे रखी है, प्लेटफ़ॉर्म दे रखा है, पोल कहाँ से आ गया? तो एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो और अगले पे जा सकते हो। अभी अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि अपन वापस आएँगे तो उससे बेटर है कि अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक ट्रेन है, वो रन कर रही है इतनी स्पीड से और इस क्वेश्चन में हमेशा यूनिट्स पे फ़ोकस करोगे आप। भई किलोमीटर पर आवर, मीटर, सेकंड, सेकंड और सेकंड मतलब हर एक चीज़ सेकंड में है और मीटर में है। बस ये उसने काम गलत कर दिया दे के, इसको बदल लेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं एक बार। एक ट्रेन है वो इस स्पीड से जा रही है और प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करती है 30 सेकंड में। यानी कि ट्रेन की भी कुछ ना कुछ दूरी रही होगी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, भई ट्रेन की कुछ दूरी रही होगी, ये प्लेटफ़ॉर्म की दूरी है। ये क्या है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 72, टाइम क्या है? 30। लेकिन स्पीड मेरी किस में थी? किलोमीटर पर आवर में। मैंने आपको ये समझाया है कि किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है, बड़ी वैल्यू से छोटी पे जाना है, तो 5/18 से गुणा करो। बड़ी से छोटी पे जाना है तो ऊपर छोटी आएगी। छोटी से बड़ी पे आना है, तो ऊपर बड़ी आती है। यानी कि जिस पर भी जाना होता है, वो चीज़ ऊपर आ जाती है। समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला कि भई छोटी पे जाना था, छोटी ऊपर, बड़ी पे जाना था, बड़ी ऊपर। ठीक है।
तो अब भई अपन को तो छोटी पे जाना है, यानी 5/18 से गुणा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ से अपन ने इसको सॉल्व किया, 18 से 72 कटा 4 बार, 5 चौके 20, 20 इंटू 30 600, 360 प्लस x बराबर 600, यानी कि अगली लाइन में लिखने की नीड नहीं थी, x बराबर 240, यानी कि जो मेरी ट्रेन है उसकी लंबाई 240 आ गई। अब इसने क्या बोला, ये ट्रेन कितनी देर में पोल को क्रॉस कर लेगी? पोल की कोई दूरी नहीं होती, यानी कि जो टाइम ट्रेन क्रॉस करने में लेगी, वही पोल को क्रॉस करने में ले लेगी। भई 240 मीटर की मेरी ट्रेन है, इस स्पीड से जा रही है, यानी कि दूरी अपॉन स्पीड, यानी टाइम आ जाएगा। दूरी अपॉन स्पीड करेंगे 72, और कायदे से तो मेरे को 72 को बदल के ही लिख लेना चाहिए था और आसान बन जाता। पर कोई बात नहीं, यहाँ कर लेंगे 72 इंटू 5/18। 18 से 72 कट गया 4 बार, ये 20 बन गया, 20 से इसको काटेंगे 12 आ जाएगा। यानी 12 सेकंड में जो ट्रेन है वो पोल को क्रॉस कर लेगी। बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर अपन ध्यान से फोकस करके देखते हैं तो बहुत ईज़ी है, और बेटर इसमें क्या रहेगा कि आप इस स्पीड को इसी स्टेप में बदल के रख लो, ताकि यहाँ भी आपको आसानी बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, 18 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है, हार्दिक है वो हाफ ऑफ द टास्क 6 दिन में कर देता है, यानी कि पूरा काम 12 दिन में कर देगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा टोटल वर्क को भी 12 ही मान लेते हैं, जिससे हार्दिक की एफिशिएंसी 1 आ जाती है। ये क्वेश्चन को आसान बना देता है सॉल्व करने के अंदर, ठीक है। लेटर इसने क्या बोला, अग्रिका की हेल्प से वो काम को 4 दिन में कर लेता है। कौन से काम को? रिमेनिंग वर्क को, यानी कि हार्दिक ने 12 में से 6 काम कर दिया है। बच गया कितना काम? 6 काम। अब इसने क्या बोला कि अग्रिका की मदद से ये हार्दिक जो है इस बचे हुए काम को 4 दिन में कर देता है। यानी इनकी एफिशिएंसी 3/2 आ गई। 3/2 का मतलब क्या होता है? डेढ़। यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी डेढ़ आ गई। हार्दिक की 1 थी, यानी अग्रिका की ऑटोमैटिकली आधी, यानी 0.5 एफिशिएंसी आ गई। मेरे को दोनों की एफिशिएंसी मिल गई, टोटल वर्क मिल गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। ये 2 चीज़ें अपन को पता लगानी होती हैं। भाई मैंने क्या देखा, अग्रिका अकेले इस काम के आधे को कितने टाइम में कर देगी। भाई 12 मेरा काम था, उसका आधा कितना? 6, या फिर 12 गुणा 1/2 भी कर सकते हो। तो इस 6 काम को अग्रिका कितने दिन में कर देगी? 0.5 से डिवाइड करना है। 0.5 का मतलब तो क्या होता है, या तो 0.5 लिख लो या पॉइंट हटा के 10 ऊपर कर दो। 0.5 को आधा भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा करो। ये कितना? 12 दिन में इस काम को कर देगी, 12 पे टिक कर देंगे। बड़ा आसान लगा, कोई दिक्कत नहीं लगी। 19 नंबर पे आ जाओ। सिलेंडर की हाइट दे रखी है, बेस का एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। बेहद ईज़ी क्वेश्चन है भाई। टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। मेंसुरेशन का 1 या 2 सवाल हर पेपर में आता है। सीपीओ जैसे में 2 आ जाएगा, सीजीएल, सीएचएसएल में 1 क्वेश्चन कन्फर्म होता है अपने 3D वाले मेंसुरेशन का, जिसमें अपना सिलेंडर, कोन या फिर मतलब जो क्यूब, क्यूबॉइड होते हैं वो सारे। तो भई इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। याद नहीं हो रहे तो निकालना सीख लो। निकल नहीं रहे तो बार-बार प्रैक्टिस करो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएँगे। अब जैसे भई यहाँ पे सिलेंडर की बात आई है, तो मेरा फर्ज़ बनता है मैं सारे सिलेंडर के फॉर्मूले रिवाइज़ करवाऊँ आपको। तो देखो, सिलेंडर का जो मतलब अपन क्या बोलते हैं, एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। और बेसिकली ये सारे फॉर्मूले है ना, आपको याद तो करने ही नहीं चाहिए, ये अपने आप डिराइव हो जाते हैं और बहुत क्विकली हो जाते हैं। भई जैसे देखो, एक छोटा-सा टाइम ले सकता हूँ मैं आपका, मुश्किल से 2 मिनट लूँगा, पर बड़ी मतलब शानदार चीज़ लगेगी आपको। भई लिटरल सरफेस एरिया होता क्या है, कि सिलेंडर बनता कैसे है? भई एक रिंग है, उसके ऊपर एक रिंग और रखी, एक रिंग और रखी, एक रिंग और रखी, ऐसे रखते चले गए और ये सिलेंडर बन गया। भई एक रिंग का जो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होती है, वो कितनी होती है, मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। अगर मैं उसमें ऐसे रखता चला जाऊँगा तो इसकी कोई हाइट आ जाएगी, यानी हाइट से गुणा कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया के अंदर बेस का और जो ऊपर है, नीचे का और ऊपर का एरिया ऐड कर दो। भई नीचे पाई आर स्क्वायर एक सर्कल है, ऊपर एक पाई आर स्क्वायर सर्कल है, उसका अपन ने एरिया ऐड कर दिया। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन निकालते हैं, जभी तो h प्लस r आ जाता है। भई जिसको फॉर्मूला याद है वो कन्फ्यूज़ मत होना, जिनको नहीं याद है उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। अब वॉल्यूम के लिए क्या होता है? वॉल्यूम के लिए क्या होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट। भाई बेस का एरिया क्या है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर है। हाइट से गुणा कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच बन जाता है। बहुत ईज़ी है चीज़ें, बिल्कुल आसान है, मुश्किल बना लेते हैं बच्चे उनको। अब ये देखो कितना ईज़ी था। क्वेश्चन पे आते हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, राह से भटक गए थे थोड़ा-सा। देखो, इसने क्या बोला? बेस का एरिया 64 है। बेस का एरिया का मतलब क्या है? पाई आर स्क्वायर इसने 64 दे रखा है। हाँ या ना? सिलेंडर की हाइट इसने कितनी दे रखी है? 9। मेरे से इसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था? ये रहा। अगर मैं
ठीक है, लगा देंगे फ़ॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 पाई r h प्लस r यहाँ से अच्छा, जब भी मैं सोचूँ कि मतलब ये कुछ सिम्प्लीफाई हो कैसे नहीं रहा है, मैं मतलब एकदम से ऐसे रुक गया, क्योंकि अभी ध्यान पड़ा है ये 64 पाई है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ये पाई लिखना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, भई ये 64 पाई आ गया, पाई से पाई कट गया, r का स्क्वायर बराबर 64 है, यानी r बराबर 8 आ जाएगा। r अगर 8 आ गया तो अब अपन इस फ़ॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ हैं, रख सकते हैं। 2 इंटू पाई इंटू r की जगह 8, हाइट की जगह 9, फिर प्लस में 8, ये बन गया 17, ये बन गया 16, यानी पाई इंटू 16 इंटू 17। पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है, 7 इंटू 6 करते हैं, यूनिट डिजिट 2 आता है 42 के लिए। भई 2 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें टिक कर दो। जो पूरा सोल्व कर रहा है मतलब वो जानबूझ के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको सिलेक्शन से मतलब ही नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक मज़ाक के तौर पे बात है। भई अपन को क्या करना है, टाइम सेव करना है। तो अपन सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे, अगर मेरे को किसी भी ऑप्शन में 2 और मिलता, तो मैं इसको गुणा करता। लेकिन अभी मैंने ये चीज़ देखी कि एक में ही था, मैं टिक करके आगे बढ़ गया। ठीक है भई, 20 नंबर पे आ जाते हैं। 2 किलोमीटर की एक लीनियर रेस है। पी ने जो रेस है वो 200 सेकंड में करी, क्यू ने 220 सेकंड में करी। मतलब क्यू ने ज़्यादा टाइम लिया, यानी क्यू हार रहा है और पी वाला बंदा जीत रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पी, मतलब कि पी ने क्यू को किस दूरी से हराया। भई एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ, थोड़ा-सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये वाला क्वेश्चन, और इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो पढ़ते टाइम, मतलब पेपर करते टाइम। थोड़ा-सा क्या है, कन्फ्यूजिंग डेटा है इसका, और वैसे तो मतलब लीनियर रेस इतना मुश्किल होता नहीं है। देख लेते हैं एक बार अपन। भई डिस्टेंस है, ये पूछ रहा है कि पी ने क्यू को कितनी दूरी से हराया, यानी कि जैसे पी 200 सेकंड में यहाँ पहुँच गया था, क्यू वाला बंदा 200 सेकंड पे कुछ यहीं था, तो ये पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है बस। मेरे को एक बात ये बताओ, ये दूरी निकालने के लिए आप एक दिमाग नहीं लगा सकते क्या? कि 2 किलोमीटर की रेस थी, ठीक है भई? 2 किलोमीटर को पहले तो मैं 2000 मीटर बना लेता हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शंस मेरे मीटर में ही हैं, और यहाँ यहाँ पे भी सेकंड दे रखा है, ठीक है। मैंने ये देखा कि मेरे को ये दूरी निकालनी है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि क्यू वाले बंदे ने 20 सेकंड में ये कितनी दूरी कवर करी? यही तो प एक्चुअली में मेरे को करना है। तो भई मेरे को एक बात बताओ, 2000 की रेस थी, 2000 मीटर की मेरी, उसमें से क्यू वाले बंदे ने 220 सेकंड लिए पूरा करने में। एक बार अपन पूरे की बात कर रहे हैं। तो 2000 की दूरी 220 सेकंड में। ये मैंने क्या निकाल लिया, दूरी अपॉन टाइम से स्पीड निकाल ली मैंने क्यू वाले बंदे की। अब मेरे को एक बात बताओ, कितनी स्पीड से उसने कितने टाइम में ये ट्रैवल किया, वही तो दूरी होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो भई ये मेरा स्पीड था, टाइम उसने कितना लिया, 20 सेकंड का टाइम लिया। भई ये 200 में पहुँच गया था, ये 220 में, यानी 20 सेकंड का टाइम लिया है। स्पीड इनटू टाइम किया, मेरी दूरी आ जाएगी ये वाली, यही मेरे को निकालनी थी। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 22 11 बार कट गया, 2000/11 करेंगे, आंसर आ जाएगा। और इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कि भई पहली बात तो अपोन में 11 आएगा। अच्छा चलो, सभी ऑप्शंस में 11 है। तो अब ऐसे करो, दिमाग ये लगाओ, इसको भाग मत करो। मैं बताता हूँ हर एक चीज़ के अंदर टाइम सेव करने के लिए आपको तरीका। भई 11 एकम 11 प्लस 7 करेंगे 18 आएगा, नहीं आएगा। 11 एकम 11 प्लस 9 करेंगे 0 आ सकता है। 11 एकम 11 प्लस 5 करेंगे 16 नहीं आएगा। 11 दूनी 22, 22 और 9 31 नहीं आएगा, चांस ही नहीं है। तीनों ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, ये सही हो जाएगा, और इसको भाग के देखना, कन्फर्म यही ऑप्शन आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि भई पहले मैंने क्यू वाले बंदे की स्पीड निकाल ली। स्पीड कैसे निकाली? दूरी अपॉन टाइम से। अब मेरे पास में स्पीड है, अब मैं ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी का मेरे पास टाइम है, क्योंकि उसने 20 सेकंड लिए थे। टाइम से गुणा कर दिया, स्पीड इंटू टाइम, दूरी आ गई मेरे पास में, आंसर आ गया। ठीक है भई, 21 नंबर पे आ जाते हैं। हार्दिक है वो एक लेंड्स अ सम ऑफ रुपीज़ 20,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि प्रिंसिपल जो है वो उसने 20,000 रुपए दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, रेट उसकी 10% है, और इसने एक लाइन बोली है कि फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्स आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद में, 1 साल का टाइम है। लेकिन इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करेगा इस क्वेश्चन के अंदर, कि अर्धवार्षिक ब्याज। पता है क्या होता है, जब भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। अर्धवार्षिक ब्याज जब भी आपको दिखे तो आप रेट को तो आधा बना दो और टाइम को दुगना कर दो। मैंने रेट को आधा कर दिया, टाइम को दुगना कर दिया। अब भई 5% के लिए 2 साल का, वैसे तो आपको इफेक्टिव रेट याद होना चाहिए। जिनको याद है उनकी बहुत अच्छी बात है, 10.25 होता है। जिनको याद नहीं है, वो एक फ़ॉर्मूला लगा लेंगे छोटा-सा, A प्लस B प्लस AB बटे 100, और इसमें A और B दोनों की वैल्यू 5-5 रहेगी, क्योंकि दोनों साल के लिए 5-5 है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 यानी 25 बटे 100। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 10.25 आ जाएगा। यानी कि 20,000 रुपए के ऊपर 10.25 की रेट से निकालना था। 100 से 2 ज़ीरो कट गए, इस पॉइंट से भी 2 ज़ीरो कट गए। 10-25 का दुगना ही मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 2050।
अब 2050 ब्याज आता है अपना। इसने तो मेरे से ये पूछा है कि अमाउंट कितना मिलेगा? अरे भाई 20,000 के अंदर ये 2050 जोड़ दो, तो 22,050 मेरा आंसर है। 22,050 बेहद ईज़ी था, कोई दिक्कत नहीं लगी। 22 नंबर पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटिजर्स इज़ ट्वाइस द लार्जर नंबर एंड एचसीएफ इज़ इतना। भाई ये क्वेश्चन ईज़ी है। कई-कई बच्चों को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ है या फिर उनको एचसीएफ, एलसीएम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करता है। वो वाले बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करके लास्ट में आके सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अपन इसको अभी ईज़ी बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या बोला? एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटिजर इज़ ट्वाइस द लार्जर नंबर। बाद में आते हैं इस बात पे। आगे देखो उसने क्या बोला कि एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इज़ 3। भाई एक बात ध्यान रखना, छोटी-सी लाइन लिख रहा हूँ कि किन्हीं भी 2 नंबर का मान लो एचसीएफ 3 है और अगर मैं उन दोनों नंबर का रेशियो x रेशियो y मानता हूँ, तो एक्चुअली में जो मेरे नंबर्स हैं ना, वो क्या हो जाएँगे? 3x और 3y। ये रूल होता है अपना, छोटा-सा कांसेप्ट होता है, ये एलसीएम एचसीएफ में अपन पढ़ते हैं कि एचसीएफ को अगर मैं रेशियो से गुणा करता हूँ, तो एक्चुअल में नंबर आ जाते हैं। तो मेरे ये नंबर आ गए। अब इनका एलसीएम भी लिखना ब आसान बन गया, कैसे? क्योंकि इनका मैं एलसीएम लिखूँगा तो दोनों में 3-3 है और दोनों में x और y अलग-अलग है, तो 3 गुणा x गुणा y मेरा एलसीएम आ गया। हाँ या ना? ठीक है। भई जिनको नहीं पता है वो ये चीज़ें समझ लेना, बहुत काम की हैं ये। ठीक है। अब इसने क्या बोला कि एलसीएम जो था वो ट्वाइस द लार्जर नंबर है। मैं मेरी मर्ज़ी से मान लेता हूँ लार्जर नंबर ये है और ये स्मॉलर नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, ये दुगना है लार्जर नंबर का। मैंने दुगना कर दिया लार्जर नंबर का। अब देखो क्या बनेगा? भई 3y से 3y कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई तो ये 3 दूनी 6 बन गया। एक बार रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर नंबर पूछा है, भई मेरे को लार्जर से मतलब ही नहीं है, यानी मेरे को y निकालने से मतलब ही नहीं है। मेरे को तो छोटे वाला नंबर चाहिए जो 6 आ गया, मैं 6 पे टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। आ गया इज़िली समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। आगे चल लेते हैं 23 नंबर पे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? तान्या जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो अपनी ट्रेन को 2 मिनट से मिस कर देती है। यानी कि 10 बजे पहुँचना था, तो वो 10 बज के 2 मिनट पे पहुँचती है। 2 मिनट से उसने ट्रेन को मिस कर दिया। अब इसने क्या बोला कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है, भई 8 से 10 कर लिया उसने स्पीड तो जल्दी पहुँचेगी। तो ये बोल रहा है कि 4 मिनट जल्दी पहुँच जाती है, यानी 10 बजे पहुँचना था, तो 9:56 पे ही पहुँच जाती है 4 मिनट जल्दी। ये बोल रहा है डिस्टेंस कितनी कवर करी है तान्या ने स्टेशन पहुँचने के लिए? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। 2 तरीके हैं, या तो आप एकदम बेसिक से जाओ, जिसमें आप कोई फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एकदम बेसिक कांसेप्ट यूज़ कर रहे हो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। लेकिन ये वाला अपन अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग रहेगा और इसमें सोचना पड़ेगा। फ़ॉर्मूले में कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। मैं दोनों बताऊँगा आपको, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड क्या है कि भई 8 की स्पीड से जब जाती है, जब 2 मिनट से लेट हो जाती है, ठीक है? और जब 10 की स्पीड से जाती है, तो देखो ये मैंने स्पीड्स का रेशियो लिख लिया, है ना? तो भई इसको अगर मैं काटूँगा तो 4/5 आएगा, यानी कि दूरी तो सेम ट्रैवल करी है दोनों बार, यानी टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 और 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर रेशियो में तो मेरे 1 है और वैल्यू में कितना दे रखा है? भई देखो, और ये चीज़ भी ध्यान रखना भैया जी, कि मान लो जैसे 10 बजे पहुँचना था, पहले वाले केस में तो वो पहुँच रही थी 10 बज के 2 मिनट पे और दूसरे वाले केस में 4 मिनट पहले यानी 9:56 पे पहुँच रही थी। तो एक्चुअली में इनके बीच में 6 मिनट का अंतर आता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 4 मिनट का, यहाँ 2 मिनट का, वो 2 मिनट का ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। भैया जी, ये पीछे है, ये आगे है ना? तो इनको जोड़ेंगे ये 4 और 2 यानी 6 मिनट का अंतर। यानी 1 की वैल्यू 6 यानी कि 5 की वैल्यू 30 आ गई। यानी कि 5 की वैल्यू 30। अब अपन क्या कर सकते हैं भई 30 मिल गया तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 30 का समय और 8 की स्पीड से यानी 8 इंटू 30, लेकिन ये तो मेरा मिनट्स में है क्योंकि अपना जो टाइम था वो 4 मिनट ये मिनट में था ना। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। लेकिन आंसर तो आ गया पर ये मेथड अपन एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर रहे होंगे। एग्ज़ाम में क्या यूज़ करेंगे? एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला होता है। जब भी आपके पास में लेट या जल्दी वाला क्वेश्चन आ जाए, स्ट्राइक कर जाना चाहिए ये फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला लिख रहा हूँ कि अगर दूरी निकालनी है, तो फ़ॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड्स का अंतर इंटू टाइम का अंतर। छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो मैं वैल्यू रखता हूँ। भई दूरी निकालनी है, पहली स्पीड मेरी 8 है, अगली स्पीड मेरी 10 है। स्पीड्स का अंतर कितना है? अंतर लिखना है, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 और 8 का अंतर 2। टाइम का अंतर कितना है? मैंने अभी भी समझाया 6 मिनट है। घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया। इसको सॉल्व कर लो भई। 60 से 60 कट गया, 8/2 4 आ गया और किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। 4 किलोमीटर टिक कर देंगे। यहाँ से भी आ गया था, यहाँ से भी। और यही अप्लाई करना है हर बार। इस मेथड को भूल जाना, बस ये बेसिक के लिए बताया है। 2 क्वेश्चन बचे हैं 24 और 25 देख लेते हैं 24 नंबर वाला।
इसमें क्या बोला है कि लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। यानी कि पहले देखो शैडो ये पड़ रही थी, जब एंगल था वो कितना था? 45 डिग्री। यानी कि भई एक्चुअल में एंगल यहाँ बनेगा 45 डिग्री, लेकिन अपन अल्टरनेटली ईज़ी करने के लिए यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि ये जो शैडो है वो 10 मीटर से इंक्रीज़ कर जाती है, यानी ये दूरी 10 मीटर है, जब जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाता है। और भई एक बात भी कॉमन सेंस है कि मैं जितना दूर जाऊँगा उतना मेरा एंगल कम होता जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। भई इतना मेरे को पता लग गया कि अगर इस ट्रायंगल में मैं टैन 45 लिखता हूँ, टैन 45 एक होता है और टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि अगर ये h है, तो ये भी h हो जाएगा। कितना कॉमन सेंस है। ये दूरी 10 है। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में कुछ ना कुछ करूँगा। तो भई पहले बड़े वाला ट्रायंगल देख लो कौन-सा है। ये वाला ट्रायंगल है मेरा बड़े वाला। मैं इसमें फिर से टैन थीटा ही लगा देता हूँ। और भई कई बच्चों को देखो ये भी डाउट होता है, उनके लिए भी क्लियर कर देता हूँ। अपन हर एक बच्चे को साथ लेके चलते हैं। वो ये पूछते हैं कि भैया आपने टैन थीटा ही क्यों लगाया? अरे तो भई मेरे पास में परपेंडिकुलर थी और बेस था। तो आप टैन ही लगाओगे ईज़ी बनाने के लिए, और क्या लगाओगे? हाइपोटेन्यूज का तो रोल ही नहीं रखेंगे, तो साइन और कोस नहीं ला सकते अपन, ठीक है। तो टैन 30 बराबर क्या आ गया? h अपॉन h प्लस 10 पूरी दूरी आएगी इस बार, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल लिया है। तो h प्लस 30 आ गया। टैन 30 का मान 1/√3 बराबर h अपॉन h प्लस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। h प्लस 30 बराबर h√3। कोई दिक्कत नहीं लग रही। ये उधर ले जाते हैं, तो h√3 में से h घटेगा, 30 आ जाएगा। h कॉमन आएगा, √3 - 1 बराबर 30 आ जाएगा। इसको अब उधर भेज देंगे अपन, तो 30 अपॉन √3 - 1। लेकिन देखो एक भी ऑप्शन में डिवाइड में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं करना, इसका रैशनलाइज़ेशन कर देना है। अब भाई रैशनलाइज़ेशन करके सोल्व करना तो बहुत ईज़ी है। कैसे? देखो ये क्या बनेगा? a प्लस b a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये 2 बनेगा। 3 - 1 2। 2 से 30 को काटेंगे 15, 15 इंटू √3 + 1। ये क्या हो गया भई, ऑप्शन मैच कैसे नहीं किया? 15 कुछ गलत, अच्छा अपन ने गलती कर दी ना। h प्लस 10 आएगा भई, ये h प्लस 10 आएगा, 10 आएगा, कोई बात नहीं, h प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 इंटू √3 + 1 यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भई। और एक बात और बता देता हूँ भई, छोटी-मोटी कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए, कुछ ध्यान ना पड़े, कोई मान लो प्लस माइनस में हो जाए तो इग्नोर किया करो। कमेंट में ऐसे भर मत दिया करो कि ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। पिछले वीडियो में ऐसा हो गया था एक क्वेश्चन में, मैंने सॉरी भी बोला था उसके लिए, पर इग्नोर किया करो ऐसी छोटी-मोटी चीज़ों को, ठीक है? लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। भई ये अपन ने सर्कल बनाया। इसने बोला कि एबी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, यानी कि एबी को कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा। ये एबी बन गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि सर्कल को टच करता है हर जगह पे। ये बना दिया अपन ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। लगातार चलना है एबीसीडी, कहीं सी यहाँ ले आओ, डी वहाँ ले आओ, ऐसा मत कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसने क्या बोला? एंगल एडीसी 145 है, एडीसी। ये एंगल 145 है। ये क्या पूछ रहा है? मेजर ऑफ एंगल बीएसी। बीएसी यहाँ मिला देंगे। ये एंगल पूछ रहा है अपन से। ठीक है भाई, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। छोटी-सी 2 प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, हमेशा ध्यान रखनी है और बहुत ईज़ी है, कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आमने-सामने के एंगल होते हैं, उनका जोड़ 180 होता है। आसान सी चीज़ है, पता है अपन को। तो अगर ये एंगल 145 है, तो ये एंगल 180 में से 145 घटाने पे 35 डिग्री आ गया। आया ना? ठीक है। अब एक छोटी-सी प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, कि किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर है, यानी कि सेंटर से जा रही है कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड जो सेंटर से जाती है वही डायमीटर होता है। तो ये सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कहाँ पे भी एंगल सबटेंड करेगी ना, इधर भी, वो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। कैसे भी बना लो चाहे। तो देखो ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। एक बार इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से, ताकि अलग से दिख जाएगा। ये ऐसे दिख गया, ये 90 डिग्री का एंगल। अब मेरे पास में लाल वाला ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल 35 डिग्री का, टोटल कितना हो गया? 125। मेरे को पता है एक ट्रायंगल के अंदर एंगल्स का जोड़ 180 होता है। 180 में से 125 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 55। ये एंगल कितना आ गया? 55। मेरा आंसर आ गया। बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन्स अपने ईज़िली सिम्प्लीफाई हो गए। हर एक क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको आसान से आसान मेथड बताऊँ। कुछ ना कुछ ऐसा बता दूँ जिससे टाइम सेव हो जाए, या तो कैलकुलेशन के थ्रू या मेथड के थ्रू। इसी तरीके से अपन सारे पेपर सिम्प्लीफाई करते रहेंगे। ओलियो बोर्ड वाला भी, मतलब आप जब तक ये देखोगे, जब तक अपलोड हो जाएगा, वो वाला भी आप सॉल्यूशन ऐसे ही क्या कर सकते हो? एनालिसिस कर सकते हो। और भाई एनालिसिस मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ देख के जा रहे हो। क्वेश्चंस को मार्क किया करो, या तो कॉपी में लिखा करो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखा करो, और उन क्वेश्चंस को दोबारा से सिम्प्लीफाई ज़रूर किया करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, ठीक है?
बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।